स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। भारत के इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम में निवेश कर रहे बड़े से बड़े निवेशक, चाहे वो एंजल इन्वेस्टर्स हो, वेंचर कैपिटलिस्ट हो या फिर प्राइवेट इक्विटी निवेशक, सबने पिछले 5 सालों में देश में रच रही ईवी क्रांति पर दांव जरूर लगाया है। जहां पहले ये निवेश लार्जली ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स में ही आ रहा था, यानी कि वो कंपनियां जो शायद ये 2 व्हीलर ईवीज बना रही हैं, 3 व्हीलर ईवीज बना रही हैं या फिर 4 व्हीलर में उतरने का जिनका जज्बा है, उन्हीं पर दांव खेला जा रहा था। लेकिन आजकल अगर आप ध्यान दें, ईवी वैल्यू चेन की ज्यादा बातचीत होती है। अगर इस साल का डेटा देखें तो इस साल लगभग 32 डील में $780 मिलियन का निवेश इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आया है और इसमें से 41% यानी कि 41% इन्वेस्टमेंट स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरर्स, रिपेयर मेंटेनेंस वाली कंपनियां, बैटरी मैन्युफैक्चरर्स, वो कंपनियां जो चार्जिंग इंफ्रा बना रही हैं, उन्हीं की तरफ ज्यादा आकर्षित हुआ है। अब ऐसे में इस पूरी ईवी वैल्यू चेन में कितना मौका है नया बिजनेस शुरू करने का और साथ ही साथ नए निवेश का, इसी पर इस समय बात करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स के को-फाउंडर अंकुर मित्तल। अंकुर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक स्पेस है जिस पर पहले भी हम बातचीत कर चुके हैं। एक चीज मैं नोटिस कर रही थी, आजकल ओईएम्स के ब्रांड की कोई कमी नहीं है। हर दूसरी कंपनी एक ईवी लॉन्च कर रही है, 2 व्हीलर या फिर 3 व्हीलर। 4 व्हीलर्स में ऑफ कोर्स वो बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन उससे ज्यादा इन्वेस्टर्स की रुचि वो चार्जिंग इंफ्रा बनाने वाली कंपनियों पर है। ये जो थोड़ा सा फोकस शिफ्ट हो रहा है, उसके पीछे वजह क्या है? उसकी कुछ 2-3 वजह हैं। एक तो है टाइमिंग। कोई भी, अगर आप इन्वेस्टमेंट की जो लाइफ जर्नी होती है, वो फॉलो करती है पाथ। तो पहले ईवी के लिए जरूरी है कि वहां पे ईवी 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स हो। वो प्रोसेस जिन स्टार्टअप्स ने ली, उनको फिर वीसी ने फंड करा, प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने फंड करा, एंड अब उसमें प्राइवेट इक्विटी स्ट्रेटेजिक पैसा भी आ रहा है। बट अब जब आज सड़कों पे आपको बहुत सारे ईवी 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स दिखने शुरू हो गए हैं। अभी हमारे पास एक स्टार्टअप आई है जो ईवी ट्रक्स बना रही है, और भी बहुत सी ईवी ट्रक स्टार्टअप्स, कमर्शियल 4 व्हीलर कमर्शियल व्हीकल्स भी आ गई हैं। अब उनको ऑपरेट करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट हैज टू बी डन। जो उनके कितना कितना वो जा सकते हैं, व्हाट कितनी दूर तक वो जा सकते हैं, उनको कितनी फ्रीक्वेंटली चार्जिंग करनी पड़ेगी। एंड फॉर दिस इंफ्रास्ट्रक्चर टू मूव टू ईवी, you will need, for this whole environment to move to EV, you will need all that infrastructure. तो अब वो फोकस बन रहा है to solve the problem for the product that we have already created, which is the EV vehicles to begin with. दूसरा है the capex. OEM में बहुत पैसा गया है और OEM के लिए बहुत पैसा चाहिए भी। और ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, ये ना सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं, बट इनके अंदर उतना कैपेक्स नहीं चाहिए जी। एंड मार्केट है, तो ये स्केल बहुत जल्दी कर सकती है। एंड बिकॉज ये बहुत जल्दी स्केल कर सकती है, इसलिए अब ये फोकस बन गई है। जैसे हमने भी कुछ स्टार्टअप्स पे इन्वेस्ट करा है, जैसे कजाम हो गई। वो एक सॉफ्टवेयर, चार्जिंग स्टेशन के ऊपर एक सॉफ्टवेयर जाता है। तो जैसे जैसे चार्जिंग स्टेशन आ रहे हैं, गवर्नमेंट भी ला रही है, प्राइवेट कंपनीज भी ला रही है, उनको ऑपरेट करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर वगैरह जो चाहिए, जो मैनेजमेंट चाहिए। तो ये एक बहुत एंसिलरी इंडस्ट्री है। जैसे आप देखिए मारुति बनी, तो मारुति के साथ साथ स्टीयरिंग बनाने वाले, टायर्स, सीट्स, एसीज, ये सब इंडस्ट्रीज बड़ी बनी। लेकिन पहले मारुति का बनना जरूरी था। जी। वही अब आप ईवी में देख। क्या ये भी हो रहा है अंकुर कि इस समय आपका एथर जैसा बड़ा ब्रांड अगर आप आज शुरू करेंगे उतना शायद आप बना नहीं पाएंगे। हालांकि ओला इलेक्ट्रिक काफी समय बाद आया, लेकिन उन्होंने एक अच्छा खासा स्केल अचीव किया था, शायद उनके पास फंड्स थे। वो भी करना मुश्किल होगा। मैं इस सवाल को इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आजकल कई सारे लोग एक नई ईवी ब्रांड बनाने के पीछे भी दौड़ रहे हैं। उनके लिए आप जैसे निवेशकों की क्या सलाह होगी? मैं सिर्फ अपनी पर्सनली बता सकता हूं कि मैंने बहुत से ईवी ब्रांड्स देखे हैं पिछले 3 साल में, एंड अभी तक हमने किसी ईवी ब्रांड में इन्वेस्ट नहीं करा है। बिकॉज हमारी सोच यही रही है कि इस ब्रांड को बनाने में एक अपफ्रंट बहुत पैसा जाएगा, एंड फिर कंटिन्यूअसली मार्केटिंग में बहुत पैसा जाएगा। और अभी तो गवर्नमेंट की सब्सिडीज हैं, जिसकी वजह से इनकी प्राइसिंग थोड़ी सी कंट्रोल है और यूनिट इकोनॉमिक्स भी चल रही हैं। बट जैसे जैसे वो सब्सिडीज कम होती जाएंगी, उसके बाद क्या प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी, वो देखना बहुत जरूरी है। तो जिस स्टेज पे हम आते हैं, अर्ली स्टेज पे,
वहां पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको विजिबिलिटी फॉर नेक्स्ट फ्यू फंड रेजेस रहे। हम्म। इसीलिए ये जनरली इसमें जो जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट करी है बड़े फंड्स ने करी है, बट वहां पे भी सब जगह चैलेंजेस हैं, क्योंकि बिग प्ले टुडे इज द गवर्नमेंट सब्सिडीज इन दिस स्पेस। ये जो गवर्नमेंट सब्सिडी का मुद्दा आपने उठाया है, ये पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए बना था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये क्या आपको लग रहा है ये जो बाकी वैल्यू चेन है वहां पर भी सरकार की तरफ से इसी तरह की कुछ स्कीम्स आएंगी जो शायद इस इकोसिस्टम को और मजबूत करती दिखाई देंगी? क्या वो बड़ा गेम हम देखेंगे बदलता हुआ? सी आई थिंक ईवी की तरफ जाना हमारी जरूरत है। नॉट ओनली इट सॉल्व्स फॉर द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, बट देखिए आज हमारा सबसे सिंगल लार्जेस्ट इंपोर्ट बिल भी पेट्रोल और डीजल के तेल के इंपोर्ट से आता है। हम्म। तो रिड्यूसिंग आवर डिपेंडेंसी ऑन थर्ड पार्टी, वो ओवरऑल इस गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है, इसीलिए आत्मनिर्भर का फोकस है और हर सेक्टर में है। तो इसलिए ईवी का पुश आएगा एंड गवर्नमेंट रिकग्नाइजेस कि ईवी तभी चलेगा जब लोगों को ये टेंशन नहीं होगी कि मेरी बैटरी की इलेक्ट्रिक मतलब पावर कम होगी तो मैं चार्ज कहां से करूंगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, और उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत स्कीम्स बनाई है, बहुत इंसेंटिव्स दिए हैं। एंड बिकॉज लाइक आई अर्लियर सेड कि many of these solutions can be less capital intensive, therefore इसमें प्राइवेट पैसा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स भी आनी चाहिए, बिकॉज मार्केट बड़ी रही है। आज आप दिल्ली की सड़कों में, तो एटलीस्ट मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, आप देखेंगे ईवी फोर व्हीलर्स, ईवी टू व्हीलर्स, कमर्शियल लॉजिस्टिक्स में यूज ऑफ ईवी ये बढ़ता ही जा रहा है। हम्म। तो आई थिंक ये डिमांड बढ़ती रहेगी। मैं खुद आज मार्केट में एक ईवी कार में के लिए ढूंढ रहा हूँ, ईवी या हाइब्रिड दोनों सॉल्यूशंस। सो आई थिंक ओवरऑल गवर्नमेंट इसमें पैसा लगा भी रही है हम्म। और इंसेंटिव्स भी दे रही है और लोगों को पैसा लगाने की। क्योंकि आपके पास कई सारे ऐसे डेक्स आते होंगे जिसको आपने टटोलना होता होगा। मुझे ये बताइए अंकुर, सबसे कंपेलिंग स्पेस क्या है इस समय जहां पर जरूरत भी है? क्या वो इस सेक्टर में प्रोडक्ट्स की सर्विसिंग है, इस सेक्टर में जो रेंज और बेहतर कर रही हैं कंपनियां वो वाली टेक्नोलॉजी है, या फिर जो बेसिक है, सबसे बेसिक और सबसे बड़ा कोर है, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है? सी आई थिंक अभी भी हमारी बैटरीज लार्जली इंपोर्ट होती and therefore battery manufacturing will be a continuous focus, but like you said battery manufacturing के साथ साथ long distance, हम्म। I think आज जो एंजाइटी होती है एक कस्टमर को वो ये होती है कि मेरी जो रेंज है वो 200-300 माइल्स की है, तो मैं कितनी बारी चार्ज करूंगा, और फिर अगर आप ट्रैफिक जैम में फंस जाएं, या आप जो कमर्शियल के लिए आपका जो टू एंड फ्रो होता है, तो वो आई थिंक any technology which helps to extend the range or can make the manufacturing indigenous, uh, those will be very important. Battery swapping I think can also be a very innovative technical ideas on battery swapping more than battery charging. I think वहां पे भी लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि then you are using the existing ecosystem. अगर हम एक it will just expand the whole universe if you have solutions like that, because it takes care, because ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी आज बन जाएगी जो एकदम से रेंज बढ़ जाएगी। तो बैटरी swapping can provide a very good meaningful solution in the interim, so at least for the interim it can be a very good solution. But yes, overall battery manufacturing like largely इंडिया में जो आज जो स्पेयर पार्ट्स हैं, आज जो बैटरी आज जो सब बाहर बन रही है, आई थिंक उसकी मूवमेंट टू इंडिया, एंड आई थिंक अगेन गवर्नमेंट इज गिविंग अ लॉट ऑफ इंसेंटिव्स देयर, एंड एनी टेक्नोलॉजी जो आज हमारी रेंज एंजाइटी सॉल्व करती है, आई थिंक दोज विल बी वेरी वेरी गुड फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। मैं इनफैक्ट पीयूष गोयल साहब का भी बयान सुन रही थी जहां पर उन्होंने कहा जब टेस्ला जैसे प्लेयर्स इस भारत में आ रहे हैं और वो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल गंवाना नहीं चाहेंगे, जब इतनी बड़ी कंपनी भारत में आती हुई दिखाई देगी, ये बताइए स्टार्टअप्स के लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ रहेगी? क्या वो फोर व्हीलर ड्रीम्स चेस करें या फिर कमर्शियल यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसमें ज्यादा मौका होगा? जो हम इस समय अब तक देख रहे हैं क्रांति B2C रही है, लेकिन क्या ये B2B भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी उभर कर आएगी? नहीं देखिए, टेस्ला वगैरह आएंगी, बहुत अच्छी बात है और आनी भी चाहिए। दैट रिकग्नाइजेस द ग्रोथ ऑफ इंडिया एज ए वर्ल्ड मार्केट। बट जो कंपनीज ऑलरेडी आ चुकी हैं उन्होंने अपना एक नाम बनाया, एक ट्रस्ट बनाया है, एंड अगेन नए प्लेयर के आने के लिए वो उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो जो आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन था कि क्यों वो पैसा ओईएम से अब जा रहा है, वो ये इसका भी रीजन है कि अब
इंडिया इज रिकग्नाइज्ड मार्केट, तो जो लोग आ गए हैं, बढ़ गए हैं, उनके पास पैसा है और वो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं और एक ट्रस्ट बना चुके हैं. सो टू डू ऑल ऑफ दैट ऑल ओवर अगेन इज डिफिकल्ट. बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो प्राइस पॉइंट्स पे कुछ इंडिजिनियस जो ये स्टार्टअप जो बना पा रही हैं, वो इतना आसान नहीं होगा. सो वील हैव टू सी व्हाट काइंड ऑफ policy support government is giving to these international players. But at the end of the day, I think it is about, मतलब ये कोई protectionism का time नहीं है. May the best product win. And अगर ये जो startups हैं, they are more nimble, they are developing the technology today versus developing it, मतलब कुछ साल पहले की technology अपनी ला रहे, आज की technology आज develop कर रहे हैं. तो they could have a better range, they could be having better battery management system, या आग लगने के जो आजकल जो भी ऐसा बातें होती हैं, ये उनकी बेटर प्रोटेक्शन बना सकते हैं, सेफ्टी बना सकते हैं. तो आई थिंक फेयर चांस है. और सबसे बड़ी बात ये हर्षदा के जब ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं तो और भी ज्यादा अवेयरनेस आती है. आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्या होता है, जो साइज ऑफ द पाई है ना, वो ही बढ़ जाता है. जब साइज ऑफ द पाई बढ़ता है तो हर किसी को, चाहे परसेंटेज कम होती है, लेकिन जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है. और कमर्शियल यूज ऑफ इन प्रोडक्ट्स, उसमें क्या ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है वर्सेस रिटेल? क्योंकि रिटेल अडॉप्शन में तो समय लगता है, जो अब भी हम देख रहे हैं धीरे धीरे करके हो रहा है, लेकिन कमर्शियल यूज में क्या ज्यादा अपॉर्चुनिटी है अडॉप्शन की? आई थिंक कमर्शियल में तो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है. जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है वो तो गवर्नमेंट ही मैंडेट कर रही है, चाहे बस हो चाहे 3 व्हीलर्स हो, वो मैंडेट कर रही है. अब वो ये भी कह रहे हैं कि जैसे दिल्ली के अंदर भी मैंने बात सुनी है कि जो डिलीवरी कंपनीज हैं, लॉजिस्टिक्स है, फूड डिलीवरी है, इन सबको एनकरेज करा जा रहा है कि 100% ईवी फ्लीट की तरफ जाइए, बिकॉज ये अगर आइस में होंगी तो पोल्यूशन फैलाएंगी. तो टू सम एक्सटेंट आप पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं इसके थ्रू. तो कमर्शियल तो एक्चुअली हर जगह बहुत बड़ा यूज केस है, और कमर्शियल में प्राइसिंग ऑफ द व्हीकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इसलिए वहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है स्टार्टअप्स के लिए अपनी एक प्रोडक्ट और एक पहचान बनाने के लिए. अंकुर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए. तो आपने इनफैक्ट मुद्दे की बात सामने रख दी है. एक तरफ जहां पर बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं कई सारे ओईएम प्लेयर्स भारत में हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेसेस के क्षेत्र में, लेकिन उससे बड़ा मौका शायद इस वैल्यू चेन को एड्रेस करने में दिखाई दे रहा है. चलिए, इसी के साथ वक्त हो रहा है आप सभी से इजाजत लेने का, लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी. गुड बाय, टेक केयर.